ओ, हेलो फ्रेंड्स। लाइव ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। नहीं, ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत है। सॉरी, अब लाइव ऑन अर्थ नहीं है, ज्ञानवाणी है। तो फ्रेंड्स, हम शेखर एक जीवनी पढ़ रहे थे। तो पहला भाग उत्थान है, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो शेखर एक जीवनी आज्ञा का है और पुरुष और परिस्थिति हम कल शुरू कर दिए थे, थोड़ा सा आगे पहले के क्लास में। थोड़ा सा पुरुष और परिस्थिति में आगे चतुर्थ खंड है जो कि आगे तक आए हैं। थोड़ा सा 2-3 पेज पढ़ाया था, तो आज आगे का लेंगे। तो 3 भाग पढ़ा चुके हैं पहले से। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो छात्र, तो वो क्लास देख सकते हैं, तभी समझ में आएगा। और इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। यदि आप ध्यान से देख लेंगे तो पूरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और मेन मेन पॉइंट बीच में जो आता है वहाँ मैं हाईलाइट की हूँ, रेड पेन से हर जगह निशान लगाई हूँ, तो उसको भी आप देखकर नोट्स बना सकते हैं क्या क्या है, और एग्जाम में आ जाए तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और देखते हैं आगे क्या है। क्योंकि हमको छोड़ा जाता नहीं है, अंदर अंदर से ही क्वेश्चन आता है और मेन मेन पॉइंट मिल ही जा रहे हैं, तो छोड़ना नहीं होता है, पूरा ही पढ़ाना होता है कि कहाँ क्या मेन पॉइंट मिल जाए और एग्जाम में आ जाए। क्योंकि वो तो एग्जामिनर कहीं भी एक उठा लेता है, जैसे पुरुष और परिस्थिति है, तो ये उठा लेगा और इसमें से देखेगा कि कहाँ पर मेन पॉइंट है, तो वो निकाल लेंगे और दे देंगे। तो शुरू लास्ट बीच कहीं भी से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो फिर अब देखिए, यहाँ तक पढ़ाया था। शेखर और कुमार से दोस्ती होती है और कुमार के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दूसरे का हेल्प, एक दूसरे क्या, ये शेखर ही कुमार का हेल्प करते हैं क्योंकि वो गरीब होता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। और लेकिन दोनों की जोड़ी अच्छी बन गई थी, तो हर जगह घूमने और उसकी मदद भी कर रहे थे, तो अच्छी हो गई थी। तो ये देखिए, तो यहाँ से देखते हैं दोनों में बातचीत हो रही है। कुमार ने शेखर का परिचय सबसे करा दिया और साथ में कमरे में जा लाकर वो सबसे ये जाते हुए वायदा ले गया कि किसी बात से शेखर को कुछ पूछने जाने की जरूरत होगी। तो शेखर ने वायदा करते हुए कहा, आप जानते हो, हाँ, मैं पिछले साल यही था, फिर भी छेप सा कर मेरा फर्स्ट ईयर दूसरा साल है। अच्छा, छेप साकर मेरा यह दूसरा साल है, फर्स्ट ईयर में ही वो 2 साल रह रहा है। अच्छा, आपकी आयु तो बहुत थोड़ी लगती है, तो मैं 16 वर्ष का हूँ, मैं 15 साल का हूँ, इस तरह से बात होती है। और कुछ हंसकर मन और भी इच्छा भी नहीं मानता कि छोटा हूँ, अच्छी बात है, आज से आप मेरे भाई रहे हैं, क्यों मंजूर। तो कृतज्ञ शेखर कुछ बोल नहीं सका। मैं उसने कहा, कुमार का हाथ पकड़ करके धीरे से दबा दिया। कुमार चला गया और शेखर किवाड़ बंद कर लिया। ये है तो फिर यहाँ देखिए मुख्य पॉइंट आएगा कि इसके आदम वरदान के आका, आकारण वरदान के लिए वह किसके प्रति कृतज्ञ हो। इस इतने बड़े मद्रास में पहले ही दिन बिना खोजे ही उसने अपना सखा पा लिया। किस अज्ञात शक्ति के प्रति। शेखर, सिनेमा चलोगे। अब देखिए, कुमार से बातचीत हुई है, तो देखो, सीधे इंसान किसी को भी अपना समझ लेते हैं और दिल से समझ लेते हैं। तो कैसा हुआ, पहले तो वो तो 3-4 जो मिले थे लड़के, इनको परेशान किया था और परेशान से ऊब गए थे और रूम बंद कर लिया था। फिर कुमार मिला, तो कुमार से इतनी वो फिर से दिल से रिश्ता ले लिया, मतलब दिल से उससे दोस्ती कर लिया। तो फिर इतने बड़े मद्रास में पहले ही दिन बिना खोजे ही उसके अपना सखा पा लिया। अज्ञात। शेखर, सिनेमा चलोगे। वो कुमार ने कहा। शेखर ने कुछ विरक्त स्वर में कहा, क्या रोज रोज सिनेमा देखा करें, अभी बरसों परसों तो गए थे। कुमार ने कहा, बात तो ये तुम्हारी ठीक है, यह मेरी अवस्था ऐसी नहीं कि बहुत बार जा सकूं। आज का फिल्म बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि शेखर को साथ लेकर कहकर जाऊं। सोने की दोस्ती हुआ तो वो हर जगह पिक्चर भी देखने जाने लगे, सर्कस, सिनेमा। सासे से पूछी हो उस सांस से पूछे और निराश का भाव शेखर के दिल में चुप हो गया और आया। कुमार के
कुमार ने एक दिन बताया था कि माता पिता का निर्धन हो गया है। तो वह मुश्किल से पढ़ाई का खर्च कर ये भर उसने पाता है। पिछले वर्ष उसके तनिक भी मनोरंजन नहीं हुआ, यहाँ भी चिंता हुआ। तो ऐसे दोस्ती हुई है। उसकी आर्थिक दृष्टि ठीक नहीं है, तो वो बताता है शेखर को। तो उसे जल्दी से कहा कि तब अवश्य चलो कुमार, यहाँ पर है एकाएक। तो कुमार ने कहा सच्ची बात है, कहने का ये सब है। दोनों में दोस्ती हुई, ये सब बातें होती है, वो बताता है अपनी दिन की, तो यहाँ पर देख लेना, क्योंकि फिर टाइम ज्यादा हो जाता है। एक दिन शेखर ने कुमार के अपने कमरे में जाकर, कुमार आज समुद्र पर सिनेमा चले, और सिनेमा थिएटर रोज देख देख कर मैं तो उसका उकता गया। और कुमार ने कहा अच्छा चलो। अब सिनेमा थिएटर जाता था बार बार, तो फिर एक दिन बोला कि शेखर ने कुमार के कमरे में जाकर कहा, शेखर ने कहा कि आज समुद्र के किनारे चले, समुद्र तट पे। तो फिर कुमार ने कहा अच्छा चलो, ट्राम में बैठकर। अब देखिए कौन सी गाड़ी है, ट्राम बार बार आया है, ये याद रखना है, ट्राम। ट्राम में बैठकर दोनों चल पड़े। पहुंचकर वह पैदल चलने लगी। बस्ती से निकलकर निर्जन सड़क पर गए, और लंबी छाया, तो फिर कंचन, ये सब है। ये समुद्र गंभीर नींद में सो पड़ी, ये सब तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये समुद्र के किनारे गए हैं, एक चट्टान आ रही, ये सब है। तो सोच रहा था, और कुमार के साथ बिल्कुल अकेला था, और गंभीर चिरंतर गर्जन से घिरे हुए वो समुद्र था। समुद्र का गंभीर चिरंतर गर्जन घेरे में है, क्योंकि पवन के निश्चल होने से समुद्र में एक गहरा असंतोष था। फेनिल लहरें दूर से भागी हुई नहीं आ रही थी, लेकिन दूर से फेनहीन हलचल। यह है उस दिन पूर्णिमा का, ये देखिए पॉइंट है। उस दिन पूर्णिमा थी, और समुद्र के पार पूर्व में चंद्रोदय होने वाला था, और अगवानी करने को एक अकेला बादल चारों ओर से चांदी की झालर में विभूषित क्षितिज पर खड़ा था। तो ये देखिए कुछ ऐसा है। बीच बीच में मैं शॉर्ट में चलती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना होता है, तो बीच बीच में आपको समझ में आ जाएगी कि ये सब चल रहा है। शेखर स्वयं चुप था, कारण शेखर धीरे धीरे कुमार के लंबे बालों में उंगलियां फेरता। अब ऐसी दोस्ती हो गई, देखिए शेखर कैसे निश्चल है। तो दोस्तों के साथ गए, कंधे पे हाथ रखा होगा, और उसके बालों पे, कुमार के बालों पे शेखर उंगलियां भी फेर रहे हैं। और तो फिर देखिए पहले के पार्ट में क्या था, प्रकृति और पुरुष था, और ये पुरुष और परिस्थिति थी। ये अकेले शेखर हैं, और ये परिस्थिति आ रही है पुरुषों के, तो इसलिए इसका शीर्षक है पुरुष और परिस्थिति। अब पहले लड़कियों से, जैसे बहनें थी, शशि थी और शारदा थी, इस प्रकार, तो इसलिए उस भाग को वो सब लड़कियां ही मिल रही थी, तो प्रकृति और पुरुष रखा था। तो अपने स्वामी स्नेह पूर्वक स्पर्श कृतज्ञ बताया करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है। उसके उंगलियां फेर कर उसके लग रहा था कि कुमार के बाल एक सिहरन सी द्वार उसके स्पर्श का प्रतिदान दे रहा है, वैसे ही जैसे कुत्ते कभी कभी अपने स्वामी के स्नेह स्पर्श का कृतज्ञता बताया करता है। शेखर बोला तो कुमार जैसे चौंक उठा। देखो कुमार, ऐसे लगता है कि जैसे इस दुनिया में तीसरा कोई नहीं है। कुमार ने उत्तर नहीं दिया। शेखर ने मुट्ठी में उसके बाल धरते हुए एक हल्का सा झटका देकर कहा कि क्या, ऐसे होता है ना, क्यों बोलते क्यों नहीं। यद्यपि उसे यह नहीं लगा कि कुमार के कुछ कहने की जरूरत है। शेखर ने फिर कहा, यह ठीक है ना। तो अच्छा, एक दुनिया उतनी ही होती है जितनी कि वह जानता है, क्योंकि अपनी अनुभूति के बाहर जो है वो कैसे जाने कि वह क्या। वह भी है, मुझे पता है, बहुत सी दुनिया छोड़ आया है। तो देखिए ये सब है, वो बातें होती है दोनों में। तो ये चुप हो गया कुमार। फिर आगे देख, छोटे हैं तुम्हारा संरक्षक, गार्डियन एंजल, और तुम मुझ पर निर्भर करते हो। कुमार ने जल्दी से कहा, ठीक है, तो मैं तुम ही पर निर्भर करता हूँ। शेखर विचार तरंग के अनुकूल ही उत्तर, लेकिन बुरा सा खुला हुआ विराट स्वप्न, क्षुब्ध यथार्थ, ये सब है। कुमार चौकर कहा, तुमने, ये दोनों में बातें होती है,
शेखर ने गंभीर होकर सच बताया। बताऊं, नाराज तो नहीं होगे? मैं तुमसे नाराज हूँ, कुमार ने कहा, हिचकते हुए कहा कि बात क्या है? कि मेरी माँ थी और बीमार, और उनके इलाज में पिता ने अपनी सारी तनख्वाह खर्च कर डाली। तो ये अपनी बातें बताता है कि मेरी माँ बीमार थी और पिता ने सब, तो ही घर उसकी, मैं फीस ही नहीं दे पाया और इसलिए शायद कॉलेज से मुझे अब तक क्यों नहीं बताया। तो कुछ हिचक से तो वो बता रहा है कि अब मेरे को मतलब फीस नहीं भर पाया, तो अब लगता है कि कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। कुछ ही हिचक से, मैं हर बात में तुम्हारी ही सहायता मांगता हूँ, मेरा यह कौन यहाँ है, लेकिन मुझे यह विचार रहता है कि यह कहाँ तक। शेखर ने कुछ रुष्ट होकर कहा, तुमने कोई और समझा? फिर कितना रुपया चाहिए? तो कुछ ने कुमार ने अटकते हुए कहा, ठीक पता नहीं, शायद 50 में, शायद यह कुछ 50 और 60 एक। अब देखिए ये रुपये कितने दिए, किसको दिए, ये सब आता है एग्जाम में। तो ये देखिए कि शेखर ने कुमार ने शेखर से कितने पैसे वो पूछा था, तो बोला था, तो ये 50 या शायद 50 60 एक, 100 रुपये की काफी होंगे। कुछ संकोच में, 100 का मैं क्या, अच्छा बस अब छोड़ो इस बात को, कल सब ठीक हो जाएगा, खबरदार। तो ऐसी बात करी शेखर, मैं तुम्हारा इस बात में। तो ये होता है नहीं, एक दूसरे से बातें करते हैं और जो प्रॉब्लम आती है तो हिचकिचा हिचकिचा के बोलते हैं, तो कुमार, तो फिर वो शेखर समझ गया थोड़ी सी उसके वो बोलने से। तब बोला, तुम चुप रहो, अब मैं करूंगा जो करना होगा। इस बात के अगले शब्द जानकर शेखर उसे रोकते हुए, बस चुप हो जा दोनों। फिर धीरे धीरे चांद निकला और शेखर ने देखा कि चांद के बाहर आते ही बादल का टुकड़ा अभी और चांदी की झालर से सजा हुआ था। तो ये चांद का है, चांदी की झालर, ये सब ध्यान रखना है। और चांदी की प्रकाश में आसपास लौट आया और रेत के बिछने पर धब्बे पत्थर बिखरे हुए देखने लगे। कुमार की ओर देखा और चांद की ओर देखा। शेखर ने एकाएक कहा कि कहकर कि स्वयं विस्मित सा हो गया। उसने कहा कि इतना कम समय लगा? विचार शब्द। कुमार, यदि ये मेरे अतिरिक्त तुम और किसी को के हुए तो तुम्हारा गला घोट दूंगा। इतना प्रेम कर उससे मन में लगा बैठे थे कुमार से कि तुम और किसी से नहीं, किसी का नहीं होना, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, मेरे साथ रहना है, इस प्रकार से। कुमार ने कुछ भीत से स्वर में कहा, हाँ तुम क्या कह रहे हो शेखर? शेखर ने कुमार को अपनी ओर खींचकर उसका मुंह चूम लिया, लेकिन साथ ही उसके मन में एक शंका हुआ स्वर में, यह वह क्यों? और उसे यह भी लगा कि कुछ उसकी ओर से दूसरी ओर क्या प्रतिबिंब मात्र, जिसमें कंपन, लेकिन कंपन जीवन का नहीं माया का है। पर उसने तो इन दोनों संदेहों को तत्काल। तो कुमार ने कहा, चलो अब चले, बहुत देर हो गई। शेखर ने यत्न से समुद्र की ओर की से आंखें हटाते हुए, चलो, यह जाना नहीं चाहता, लेकिन अभी कहा दबाव दिया। फिर उसका ध्यान करके उसे लगा कि कुमार की बात खंडन नहीं कर सकता। दोनों हॉस्टल लौट आए। शेखर ने 100 रुपये कुमार को दिए। अब देखिए वो सब दुख सुख बातें समुद्र के किनारे हुए, फिर वो ये सब बातें किया जो भी हुआ था। और इतना उसे शेखर से मन, कुमार से मन लगा लिए शेखर ने। और फिर शेखर ने उसकी मदद किया, जो पहले उसने अपनी बातें बताई थी। तो 100 रुपये कुमार दिए, और शेखर ने 100 रुपये कुमार को दिए, और कुछ दिन बाद 20 रुपये और दिए थे। तो फिर देखिए कुमार ने कितने रुपये मतलब रखा था प्रस्ताव कि हमको ये दिक्कत है। तो 100 रुपये के आसपास, और 50 60, 50 60 पहले बोला, पहले 50 बोला, फिर ये 10 ज्यादा और बढ़ा के फिर बोला, और फिर 50 60 और 100 रुपये के तक का। और इधर शेखर ने 100 रुपये दिए एक बार, और फिर 20 रुपये एक बार दिए। तो 50 रुपये उसे जमा रखने के लिए दिए गए थे कि कभी जरूरत पड़े और उपयोग के लिए, और 60 रुपये तो उसके खर्चे थे, बताया ही था, उसका अपना महीने का खर्च था। रुपया इस प्रकार देकर घर से और रुपये मंगाने के लिए पत्र लिखा। शेखर उसको दे दिए, और उसके उसके भी तो लिमिट में ही पैसे होते होंगे, क्योंकि पिताजी खर्चा जोड़ के ही कि कितना हॉस्टल के लगेंगे, कितना कॉलेज के लगेंगे, खाने का, तो उस हिसाब से तो उसमें से ही काट के दिया था। तो फिर पैसा कम हो गया, तो फिर वो पत्र लिखे थे पिताजी को। तो रुपया जरूरी खर्च है, मित्रों ने लुटाने के लिए नहीं। और पत्र रुपये
2 दिन पत्र का उत्तर आ गया 2 दिन के बाद, मतलब एक दिन पत्र लिखे और दूसरे दिन पत्र आ गया उत्तर। पिता ने लिखा था कि शेखर रुपया बर्बाद कर रहा है, रुपया जरूरी खर्च के लिए है कि मित्रों को लुटाने के लिए। तो ये है, और नहीं ऐसी ही कई बातें और अच्छी, क्योंकि उसके साथ पास तो पिक्चर भी देखने जा रहे थे तो उसमें भी पैसे खर्च होते होंगे, और उसके साथ रह रहा था तो खर्चा हो ही रहा होगा, और उसको और कैश भी दिए। तब पिताजी ने बोला फिजूल खर्ची कर रहा है, उनको समझ में आ गया। शेखर ने आहत अभिमान से भरकर लिख दिया कि वह जो कुछ लिखता है सोचकर लिखता है, उसे उतने रुपये चाहिए, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं, यदि भेजने हो तो भेज दे, नहीं तो ना भेजे। इस पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। अब शेखर भी ऐसे ही थे, ऐसे होते हैं ना घर के दुलारे, और कुछ भी, और लड़के तो होते ही हैं ऐसे बोलते, देना हो तो इतना खर्च हुआ है, देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर से पत्र भेजा। इस प्रकार शेखर ने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया। कुमार ने आकर कहा, चलो आज सर्कस चले। अब देखो, तो फिर पैसे ही नहीं था तो बाहर क्या निकलते, वो पिता से कहा सुनी हो गई थी पत्र के द्वारा ही। तो फिर आया कुमार की, चलो आज सर्कस चलें। शेखर ने कहा, आज तो जाने की बिल्कुल तबीयत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आजकल तुम बाहर नहीं निकल रहे हो तो कुछ नहीं, तबीयत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम तो इसको क्या, मैं पढ़ चुकी हूँ तो इसको हम बता भी सकते थे कि शेखर से दोस्ती हुई है, सब हुआ, लेकिन इसमें मुख्य पॉइंट आते हैं तो इसलिए हमको फिर एक एक लाइन देखना ही पड़ रहा है। तो फिर रटी रटाई वाली बातें हो जाएगी और बीच में से फिर प्रश्न आ जाएगा तो फिर नहीं बता पाएंगे आप। शेखर ने मुंह फेर फेर कर कहा कि पास पैसे नहीं है और शीघ्र आ जाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। तो कुमार ने थोड़ी देर रुककर पूछा, क्या बात है? पिता ने लिखा था कि फिजूल खर्च कर रहे हो, उतने रुपये नहीं भेज सकते। मैंने लिख दिया कि आप, तो जो सब बातें हुई वो शेखर को बताया, क्योंकि उसको तो सच्चा मित्र समझ रखा था। नहीं, मुझे याद आ गया। फिर ये सब बातें सुनकर कुमार देखिए कैसे पलटता है। ये बैठा था, मेरा ही जी नहीं लगता, आज शाम नहीं यहीं बैठ कर बातें करेंगे, चलो। तो शेखर ये सब दुख सुख भरी बातें बोला और बोला कि आज कहीं जी नहीं लगता, आज यहीं शाम में बैठ के समुद्र के किनारे ही बातें करेंगे। फिर वो कुमार बोलता है, नहीं मुझे याद आ गया, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, अच्छा हुआ सर्कस नहीं गए, नहीं तो कहकर जल्दी से बाहर आ गया। देखिए कैसे वो दूसरे जो होते हैं कैसे चालबाज होते हैं, काम निकल गया तो ऐसा। शेखर कमरे में लेटा हुआ छत की ओर देखने लगा। क्यों गरीबी, अब देखिए ये तो इनको कैसी होती है, हर बातों में अंदर में गहन चिंतन हो जाती है। क्यों गरीबी, क्यों है धन, ऐसा क्या है, क्यों ऐसा है? आदमी मनोरंजन की इच्छा रहने पर सिनेमा सर्कस नहीं जा सकता? और क्या एक दूसरे आदमी उसका जाना संभव करने बनाने की सामर्थ्य रखते हुए उसे जाने से रोक सकता है? तो ये प्रश्न है उसके उनके मन में उठ रहा है शेखर। लेकिन मनोरंजन क्या सिनेमा थिएटर में है? बिना वहां जाए बिना व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। तो ये सब अंतर्द्वंद अपने मन में चल रहा था। पिछले ही भी तो ऐसे ही दिन थे जब वह सिनेमा नहीं जाता था, क्या उसका मनोरंजन नहीं होता था? अपने मन में ही मनोरंजन, वो सब अंतर्द्वंद चल रहा था कि क्या जाते थे तो दिन निकला और नहीं जाएंगे तो नहीं, सिनेमा सर्कस में थिएटर में नहीं जाएंगे तो दिन नहीं निकलेगा। तो ये सब अपने मन में ही उतार चढ़ाव हो रहा था। जब वह परीक्षा देने लाहौर गया तब पढ़ते पढ़ते उकता कर वह मनोरंजन चाहता था। तब तो उसके लिए इतना पर्याप्त होता था कि शशि बिना कुछ बोले ही उसके पास से जाया करे और उसे बहन जी कहकर चिढ़ा लिया करे। यह इतना ही नहीं, वह दूर से उसकी हंसी सुन लिया करे। अब तो नहीं वह ऐसा कर सकता। कुमार वहां होता तो शायद वह सब बातें नहीं सोचता। कुमार निकटता, कुमार की बातचीत, कुमार ही हंसी, और उसके उसके मन में वो इतना दिल लगा लेते थे कि जो इनके पास से वो चला जाता फिर वो थोड़े दिन तक उसकी ही बातें दिमाग में आता। पर कुमार के लिए, पर शशि के लिए ये सब सारे दोस्तों के मन में मतलब उसकी बातें आती। क्या है यह प्यार, आकस्मिक घटना जो आदमी को इस प्रकार दूसरे पर आश्रित बना देती है, पर साथ ही शक्ति भी देती है, आश्रयदाता भी। तो और क्या यह प्यार से बढ़कर आकस्मिक घटना है, बढ़कर शक्ति जो प्यार से संभव बनाती है, जो परिस्थिति उत्पन्न करती है, उस जिसमें प्यार हो सके, उसमें दो आत्माएं मिल सके। लेकिन क्या यह और कुमार एक है?
क्या उस एकल एकत्व में बहुत नीचे कहीं एक खोखलापन नहीं है? क्यों? क्यों? वे एक वस्तु चाहते हैं, एक ही तरह चाहते हैं क्या? लेकिन क्या जरूरी है प्यार के लिए कोई दो परस्पर एक दूसरे के साथ बिके, एक दूसरे से गुलाम बने? क्या दास्ता के बिना प्यार नहीं है? तो ये देखिए, ये सब कितनी अच्छी बातों का विचार हो रहा है, अपने अंदर ही हो रहा है। यदि हम तब भी सभी सीमा भी क्यों? प्यार दो इकाइयों के बीच है क्यों? क्या जरूरी है प्यार किया जाए? क्या प्यार की भावना स्थूल है, एकाकी विषय है, अलग नहीं है? क्या जरूरी है मैं प्यार करता हूँ, इस वाक्य अनिवार्य अनिवर्ती यह प्रश्न है कि किसे प्यार, और वह कौन सी एक ही हो? क्या सारी मानवता को ही प्यार नहीं किया जा सकता? क्या प्यार को ही प्यार नहीं किया जा सकता? वह सदा अपने ही भीतर घुलता रहता रहा, अपने से बाहर आने की, जीवन को अपनाने की, संसार को अपना बनाने की चेष्टा छोड़कर अब संसार का बनाने की चेष्टा उसे कभी नहीं है। वह प्यार का मांगता ही रहा है, प्यार देना उसने जाना ही नहीं। लेकिन यह जो इस क्षण की परिस्थिति, वह उसका दोष है, कुमार का या किसी का? यह जो सूनापन उसे इस समय लग रहा है, वह क्या उसकी प्यार करने की अयोग्यता से है, प्यार पाने की असमर्थता से है? देखिए, ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये पेज का जो लाइन है बहुत ही गुड है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, कोई भी लाइन उठा के देगा क्या ये है? तो पांच पांच ऑप्शन में भी आ सकता है कि क्या सही है। ओ तू मानव, ओ आकारहीन घनीभूत भावना मात्र, जिसका मैं एक अंग हूँ, मैं अपने प्रिय को भूल कर तेरा ही होना चाहता हूँ, मुझे प्यार करता हूँ, मुझे प्यार करने की अपनी इच्छा और अपने सामर्थ्य प्यार करता हूँ, तो मुझे शक्ति दे, तुझे प्यार करूं और तेरे प्यार करूं, रात को प्यार को सह सकूं। रात को शेखर भोजन के लिए उतरता तो उसने हॉस्टल के चपरासी से पूछा, कुमारप्पा नहीं आया? अब जैसे जिससे ज्यादा दिल लग जाता है तो उसको अपन कुछ भी बोल देते हैं ना, तो फिर बोला कि रात नीचे उतरा तो बोला कि हॉस्टल के चपरासी से पूछा, कुमारप्पा नहीं आया? अभी तो वह सर्कस देखने गए होंगे। किसके साथ? तो कृष्ण मूर्ति के साथ। अब देखिए, शेखर के पास पैसे नहीं था तो वो दूसरे से दोस्ती कर लिया, पैसों वाले से। अब जब वह कृष्ण मूर्ति के साथ फिर वो दो चार के झुंड में शेखर बिना भोजन किए ही लौट आया। कमरे में खिड़की पर बैठकर बाहर दौड़ती हुई ड्रामा गाड़ियों को देखते हुए, उनकी घबराहट, मोटरों के हॉर्न, रिक्शा वालों को पुकारे सुनते, लेकिन ये अपने सुनने की, समझने की असमर्थ पाते, अर्थहीन प्रलाप। और ये, ओ तू मुझे शक्ति दे कि तुझे प्यार करूं और मेरे प्यार कर सकूं। तो देखिए किस प्रकार से है, एक सच्चे इंसान को किस प्रकार की वेदना होती है, और एक जो धूर्त होता है, जो इधर उधर करके जीवन जीता है। तो जीवन जीने में फर्क होता है। अभी तक तो हमने यही देखा कि जो भी ये हो रहा है, तो जो भी इनके संपर्क में आ रहा है, तो किसकी जीवन की जीने की शैली क्या है और इनकी जीवन जीने की शैली क्या है। तो शेखर एक दिन कॉलेज नहीं गया। कमरे से ही इस प्रतीक्षा में बैठकर कुमार उसके पास आवे, या क्षमा मांगे या सफाई दे कि कुमार नहीं आया। तीसरे दिन वह उगता कर शेखर शाम को बाहर निकला। उसने निश्चित किया कि समुद्र पर जाकर बैठेगा और उस उलझे हुए मस्तिष्क को साफ करेगा। कुमार की ओर का ध्यान नहीं गया और उसके कमरे में प्रवेश करके देखने की इच्छा उसे हुई। उतरते उसने एक कमरे में से दो तीन कंठों में हंसी सुनी और उसमें से कुमार का भी स्वर था। अब वो झुंड में थे दो तीन दोस्तों के, दो लड़के हंस रहे थे, उसमें कुमार का भी स्वर था। एक स्वर, आजकल शेखर बाहर नहीं निकला, क्या बात है? अरे तुमने नहीं सुना है, उसके पिता ने खर्च बंद कर दिया है। कुमार कहता है, तब ठीक ही बात है। और हंसी का ठहाका, और तभी आजकल कृष्णमूर्ति के गहरे, क्यों कुमार? फिर ठहाका, फिर तब कुमार स्वर, अरे छोड़ो भी इन बेवकूफी की बातें को, शेखर तो बुद्धू है। शेखर धीरे धीरे रेलिंग से सहारे नीचे उतरा और नीचे जाकर पर्चा लिखा और चपरासी को देकर कहा, यह कुमारप्पा को दे आओ और यहाँ खड़ा हूँ। पर्चे पर लिखा था कि हाँ मैं बुद्धू हूँ, बेवकूफ हूँ, लेकिन किस दिन मैं बेवकूफ हूँ बना जानते हो? मैंने समुद्र तट पर कहा था कि कुमार, यदि तुम और किसी के हुए तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। उसी समय मैं अपने ही वाक्य को ना समझने की बेवकूफी की थी और मैंने कीड़े कीड़े किसके हैं। क्षण ही भर में कुमार ने आकर कहा, इसके क्या अर्थ है शेखर? अर्थ
क्या माफी साफ नहीं लिखी है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, इसी बूते पर तुमने मेरा इतना अपमान किया है? अगर मैं शेखर को धधक कर कहा, कर्जदार, लेकिन अब फौरन फौरन ही शांत होकर बोला, ठीक है, तुम्हारी पैसों के मोल बिकी आत्मा अगर उससे बड़ी बात नहीं सोच सकती तो क्या, तो उसका दोष नहीं? तो उस वह घूमकर लंबे लंबे ठग भरता हुआ समुद्र तट पर चल पड़ा, और अंधेरा था, बादल छा गए और तट सूना निर्जन और बिल्कुल शांत, समुद्र असाधारण शांत। ये सब हुआ। भीतर प्रकाश चली और शेखर को लगा कि समुद्र की दशा ठीक वैसी होती तो क्षण भर में उसके किनारे ठहर सकता। जब शेखर उस तंद्रा से जगा तब सुनने लगा कि हॉस्टल में उसके अनेक प्रकार की बात रही है, बातों का आदान प्रदान हो रहा है। वह ब्राह्मण है, उसका नाम चंद्रशेखर पंडित है, लेकिन उसका चुटिया कहाँ है, जनेऊ कहाँ है, यह अपना पूजा पाठ कब होगा? और ये देखिए कैसे कुछ समाज में कुछ रहते हैं लड़के और कुछ जाते हैं जो कैसी बातें करते हैं। ईश्वर की सबसे बड़ा उपहार द्विजत्व है पाया है, लेकिन उसने अपने आचार से उसे खो दिया। यह भ्रष्ट है। जो बोर्डिंग के में शेखर था वह ब्राह्मण के लिए था, इसलिए पिता की आज्ञानुसार से वहां आकर रहा था। अब तक उसके ब्राह्मणत्व के विषय किसी की आपत्ति भी नहीं होती। अन्य छात्र ब्राह्मणत्व संस्कारों को पालन करते थे, लेकिन भीतर उनका आदर उतना गहरा नहीं था। उसका भोजन सब और गिरा गिरा हुआ था कि किसी आते जाते व्यक्ति के कारण उनके भोजन में दृष्टि दोष ना आ जाए। और देखिए कैसी रूढ़ियां थी। वह भोजन उतना ही खाद्य हो जाता जितने कि कुत्ते ने उसे जूठा देते। कई बार भोजन नाग में घुस आते तो उन्हें हिस करके भगा देता। शेखर को जानते देर नहीं था, नहीं शंकाओं का अंकुर, लेकिन कुमार की बात यह प्रवृत्ति यह देखने लगा तो इस प्रकार कुत्ता, कौवा और कीड़ा जैसे उसके भाग्य पर दया भर रहे, और तब उस दया का ध्यान ध्यान करके जल उठता और सोचता, मैं नरक में जाऊं। पर उनकी दशा इतनी सी थी कि नरकवास कल्पना और द्रविड़ होकर परलोक और इनके करके शेखर मालूम हुआ। तो उसके पास एक अर्जी है गई कि अलग प्रबंधन किए जाए, नहीं तो हॉस्टल छोड़ने के बाद हो जाएंगे। उन्हें रसोई कह दिया गया कि अब तक निर्णय नहीं हुआ। रसोई तब एक शेखर का आसन पे औरों से जो कुछ हटकर लगाया जाए। शेखर यह बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ। अब देखिए कैसे जातिवाद आ गया है। अब जातिवाद आ गया है, वो सब एक हो गए थे और शेखर ब्राह्मण था तो ये सब करके उपहास भी किया गया। और फिर अब शेखर के लिए अलग व्यवस्था किया गया। प्रिंसिपल ने निश्चय किया कि हॉस्टल ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणत्व का निर्णय केवल कुल से ही हो सकता है, क्योंकि आचार ब्राह्मणों में ही कई प्रकार के। शेखर जन्मतः ब्राह्मण है और इसलिए वहीं रहेगा और भोजन करेगा और हटने को बाध्य नहीं किया जाएगा। शेखर की जीत हुई। लड़कों को भी अधिक लड़ाई झगड़ा करने की लाभ नहीं जान पड़ा और समाप्त हो गई। यद्यपि लड़कों ने तो ये है तो ये सब वहां पर लड़ाई हो चुकी थी और जातिवाद के क्षमा नहीं मांगी। प्रिंसिपल चाहे कुछ कहे उसे ब्राह्मण नहीं समझते। जीत कर शेखर को कोई उल्लास नहीं हुआ। यह सोचकर भी उन्हें उसने कुमार का विजय पाई वह उस विजय पाने पर कोई महत्व नहीं रह गया। उसने कॉलेज से सप्ताह भर की छुट्टी ली और सैर करने के लिए मालाबार की ओर चल दिए। शेखर ने वहां सब ये सब वो झंझट हो गया तो फिर वो बाद में फिर सुलझ गया तो शेखर की जीत हुई। तो फिर वहां से छुट्टी लिया, सप्ताह भर की छुट्टी लिया मालाबार जाने के लिए। पैसे के उसके पास पैसे थे, क्योंकि कुमार के से झगड़ा होने के बाद उसने पिता से क्षमा मांग ली थी। अब ये सब हो गया था। झगड़ा होने के बाद पिता से क्षमा मांग ली तो पिताजी फिर पैसे भेज दिए। मालाबार बहुत सुंदर है प्रदेश है, लेकिन शेखर वहाँ सौंदर्य देखने नहीं गया था। कॉलेज में ही मालाबार में छुआछूत संबंधी कहानियां उसके लिए बातें असभ्य थी और उन कहानियों में अधिक नहीं समझा और सुनी आकृष्ट थी। कुलीन ब्राह्मण के पास दायरे की भीतर नहीं आ सकते, कुछ गज दूर रहना होता। ब्राह्मणों के अलग सड़कें थी, बाप रे, जिन पर पंचम नहीं चल सकते। और पंचम नदियां नाव में बैठकर यहाँ किसी प्रकार का पार नहीं करती, क्योंकि पुल ऊंची जातियों के लिए सुरक्षित होते। ब्राह्मणों के पड़ोस में अछूत भूमि नहीं ले सकते, और कभी ब्राह्मण भी पंचम का सामना ही हो जाए तो पंचम को अपना पंचत्व घोषित करना पड़ता।
अनजाने में उसकी छाया ब्राह्मण पर ना पड़ जाए, यह सब उसने सुना था, लेकिन सुनकर विश्वास नहीं हो सका। जब कॉलेज में छुआछूत के प्रश्न और उसका झगड़ा हुआ तब उसकी जीत हो गई, और तब मालाबार की दशा देखने के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने आर्य समाज मिशन के भवन में अपना सामान रखा। और किस मिशन में? तो आर्य समाज के मिशन में वो सामान रखा था। और ये पंचम था, जो छुआछूत वाले थे, और ब्राह्मण था, दो था, ब्राह्मण और पंचम जिससे छुआछूत था। तब ये प्रतीक्षा मिशन मिले और बातचीत, लेकिन सभी बाहर हुए। देखकर बारिश कुछ थम गई थी, उसे झट के कपड़े बदले और साधारण मद्रासी पोशाक पहनी नंगे पैर घूमने लगे। शाम हो चली थी। शेखर भटका तो एक सूनी सी सड़क पर निकल गया था। सोच तो कहीं पूर्णतया पानी से ढकी, और धान की खेतों में ये सड़क संध्या पानी, आकाश में कुछ गुलने सा था। हरियाली ताम्र और छा गई, और धान खेती धीरे धीरे घनीभूत हो गए। कर्कश फटे हुए अनवरत टर्रा रहे थे, और नीरवता नहीं थी। शेखर की भरी सड़क से हटकर एक पथ चली गई, इसलिए शेखर पैर अपनी पास मुड़ गए। यद्यपि यह उसे ठीक निश्चय नहीं, डरे और लौटने का यही छोटा सा रास्ता है। पथ के दोनों ओर पानी बहा जा रहा था। कहराने का आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटा। तो ये है सब। पुलिस को सूचित किया, लेकिन शेखर का रुका नहीं। अब ये यहाँ पर कुछ हो रहा था। बेरी बोरिया बिस्तर उठाकर फौरन मद्रास लौट आए। अब वहाँ कुछ ऐसी अड़चने आने लगी थी, सब लड़ाई हो रहे थे। मैली धोती और ये सब ब्राह्मणत्व, और ये बोला था ना पंचम का। तो पुलिस को सूचित किया गया, और बुढ़िया बिस्तर उठाकर मद्रास चले आए। ट्रेन में उसने अखबार में पढ़ा कि लाश की जांच के बाद घोषणा की गई कि मृत्यु किसी भोथरे औजार की चोट से हुई थी। और यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई थी सुनकर। तो ये सब एग्जाम में आएगा नहीं। और ये क्या करना है? शायद शेखर याद आया कि किस प्रकार स्त्री के रक्त और किस से उसका शरीर, उसके वस्त्र सन गए थे, और एक कपकपी सी अंगों में दौड़ पड़ी थी। तो ये ऐसी लड़ाई में ना किसी की मृत्यु हो गई थी, और पुलिस को खबर पड़ी। तो एक कपड़े सने हुए थे खून के, अछूत ब्राह्मण और उसके रक्त के सन गया था। हत्यारे ब्राह्मण जिन्होंने उसके पास आने छूते बचने के लिए स्वयं उसके जाकर पत्थरों से मारा था। ब्राह्मण वही ब्राह्मण जो जो शेखर है, वह अछूत है। वही अछूत जिसे शेखर ने कंधे पर लादा था। उसका रक्त। बोर्डिंग पहुंचकर शेखर ने अपना सामान इत्यादि बांध कर तैयार किया, और रिक्शा मंगाकर उसमें लादा, और रिक्शा वाले को पता देकर वो स्वयं ड्रामा में बैठकर दूसरे हॉस्टल में चले गए, जो अछूतों के लिए था, और वहां कार्य। तो फिर यहाँ तक हुआ है। शेखर ने पाया कि मित्र और सखा सहायक अछूते, उसके भाई अछूते हैं, और जिस समय उसका उसने चाहिए तो उसमें वह अछूत है, यह नहीं कह सकता उसे इसके अतिरिक्त। अब ये जाति वर्ग भेद का ये बात आ गया, और फिर वो हॉस्टल चेंज कर लिए। तो कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ, धीरे धीरे अज्ञान दूर हो गया, आत्मा और छाया कुछ कोरा सा उठ गया। और फिर आगे फिर अब जातिवाद में एक नई दोस्ती होती है, जो अच्छा है यहाँ पर। इसके आगे है कि यहाँ पर फिर दूसरे हॉस्टल में अच्छे 4-5 लोग मिलते हैं, जो कि समाज के विकास की बातें करते हैं, और अच्छा अच्छा से आगे चलता है। तो फिर अगले क्लास में देखेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। ये पुरुष और परिस्थिति हम पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा क्लास नहीं ले पाते हैं, ज़्यादा देर का। तो फिर अगले क्लास में और आगे करेंगे। तो बहुत सारा होता है, या और इसमें मुख्य पॉइंट रहते हैं, तो इसको छोड़ नहीं सकते। तब फिर खत्म हो जाएगी एक भाग फिर दूसरे भाग में देखेंगे कितना क्या कर सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो और देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। और लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या कमी है और कैसे